जय माता दी दोस्तों। केम ध्रुम दोष चंद्रमा के द्वारा बनने वाला एक अशुभ दोष। इसके बारे में कहा है कि यदि कुंडली में केम ध्रुम दोष होता है तो जातक गंदा, दुखी, अनुचित काम करने वाला, गरीब, दूसरों पर निर्भर रहने वाला, दुखी, ठग और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है और क्या है ये केम ध्रुव दोष, जानते हैं। देखिए, हमारी चंद्रमा के द्वारा बनने वाले योगों की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पहले की वीडियो में चर्चा की है कि चंद्रमा से पहले गिरे हैं तो क्या फल होगा, बाद में है गिरे तो क्या फल होगा। केम ध्रुव दोष वो होता है जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होता है, मतलब चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, तो यह स्थिति खराब स्थिति कही गई है चंद्रमा की। क्योंकि चंद्रमा अकेला होना मतलब, वो कहावत सुनी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, उसी तरह का हो जाता है ये चंद्रमा। चंद्रमा को मन, चंद्रमा मतलब मन, मन को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए इंगेज रहने के लिए। कुछ करना है तो उस काम में इंगेज है, किसी के साथ है तो अच्छा है, उसके साथ सुख दुख अपने शेयर कर रहा है, मतलब इंगेज है वो किसी के साथ। जब खाली है, कोई नहीं है उसकी हालचाल पूछने वाला, उससे बात करने वाला, तो फिर उसके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आना स्वाभाविक हो जाता है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगेगा, उनको पूरा करने के लिए गलत काम भी करेगा। वो ख्याली पुलाव पकाएगा, ये करूंगा वो करूंगा, कर कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो फिर गलत रास्ते भी अपनाएगा। इसलिए उस योग की व्याख्या सॉरी, इस तरह से की है कि व्यक्ति दुखी रहता है, गरीब रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, और वो दुष्ट या ठग प्रवृत्ति का हो सकता है, क्योंकि खाली दिमाग है ना, अब कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी करना है, तो वो स्थिति है। और शास्त्रों में ये कहा गया है कि महर्षि ने ये बोला है कि अगर जातक कोई अच्छे परिवार का है, मतलब कोई अमीर व्यक्ति है, मतलब जो पहले ये चीजें लिखी जाती थी राजा महाराजाओं के लिए, तो कोई राजा महाराजा परिवार का है, मतलब राजकुमार है, तो उसके लिए ये योग ज्यादा अनिष्ट कर देता है, क्योंकि फालतू बैठा है ना, धन संपदा है, वैभव है, सब कुछ है, तो क्या करेगा, अब इसको बर्बाद करेगा। तो उनके लिए इस योग को ज्यादा अशुभ बोल दिया गया है। ठीक है, बाकी इस योग में कुछ विद्वानों ने अपनी कुछ विचार रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि यदि केंद्र में कोई ग्रह है तो इस यह दोष भंग हो जाता है, केम ध्रुव दोष एप्लीकेबल नहीं होता है अगर चंद्रमा से केंद्र में कोई, या लगन से केंद्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो। लेकिन महर्षि कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोष अपने दुष्परिणाम देता है। अगर केम ध्रुव दोष है तो वह जातक को परेशान करता है, मानसिक चिंताएं तो देता ही देता है। तो कुंडली से समझते हैं क्या है ये दोष, क्या किस तरह से बनता है। तो मान लो आपका चंद्रमा कहीं भी बैठा है कुंडली में, मान लो 10th हाउस में बैठा हुआ है, अब इसके आगे कोई ग्रह नहीं है, मतलब ये घर खाली है, इसके पीछे कोई ग्रह नहीं है, मतलब ये घर खाली है। फिर चाहे कहीं भी दूसरे ग्रह बैठे हो, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां पर कहीं भी बैठे हो, कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा के आगे वाले घर और पीछे वाले घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो ये केम ध्रुव दोष बनता है। अब एक सवाल उठता है, अगर चंद्रमा के साथ ही कोई ग्रह बैठा है, मतलब चंद्रमा के साथ ही यहां पर मान लो मंगल बैठा है, क्या तब भी ये दोष बनेगा? हाँ, तो महर्षि कहते हैं हाँ, ये दोष तब भी बनेगा, लेकिन कुछ विद्वानों ने इस दोष का खंडन कर दिया है कि अगर साथ में कोई ग्रह बैठा है तो फिर यह दोष खंडित हो जाता है।
अब इसको लॉजिकल समझो कि कुछ विद्वानों ने इसको खंडित क्यों बोला। जैसे महर्षि ने तो ये कहा कि नहीं, ये खंडित नहीं होगा, ये दोष है, साथ में कोई ग्रह बैठा है लेकिन आगे कोई ग्रह नहीं है, पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो ये दोष है। क्यों बोला ऐसा? इसलिए बोला कि मतलब कोई व्यक्ति है, कुछ काम करने के लिए आगे जा रहा है तो उसका मन उदास है, खाली है, कुछ नहीं है उसके साथ, मतलब दिमाग खाली है। पीछे जो करके आया है वो भी खाली है, तो ये दोष अपना काम करेगा, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं है, तो ये दोष है। ठीक है, तो भाई अपना अपना मत है, एक्सपीरियंस, अनुभव। जब आप इसको दूसरों की कुंडली पर, अपनी कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये दोष यह कहता है कि चंद्रमा को खाली नहीं होना चाहिए। खाली चंद्रमा मतलब शैतान का घर। अब इसमें बहुत सारी स्थितियां बनेंगी कि यह चंद्रमा त्रिक भाव में बैठकर केमद्रुम बना रहा है, या केंद्र में बैठकर केमद्रुम बना रहा है, या त्रिकोण में बैठकर केमद्रुम बना रहा है, तो हर परिस्थिति में क्या ये योग अलग है? तो दोस्तों नहीं, ये दोष सेम रहेगा, क्योंकि ये दोष लगन से देखा ही नहीं जा रहा। ये दोष लगन से देखा ही नहीं जा रहा। हाँ, कुछ मायने में लगन पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो लिखा गया है वो चंद्रमा पर लिखा गया है। महर्षियों ने चंद्रमा के ऊपर बोला है। तो अगर चंद्रमा से आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, और जब चंद्रमा से आप उस ग्रह उस राशि को घुमा देंगे, जब आप चंद्रमा को लगन बना लेंगे, मतलब आपकी अगर मान लो मेष राशि है, चंद्रमा आपका मेष राशि मान लो अष्टम भाव में, और चंद्रमा यहां पर बैठा है, केमद्रुम दोष बना है, आपकी मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है, आपकी वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं है, तो जब आप मेष राशि से इस चंद्रमा को घुमाएंगे, आप मेष राशि की कुंडली बनाएंगे, जैसे चंद्र कुंडली कहते हैं, तो मेष राशि की कुंडली बनेगी, तो फिर दूसरे भाव में मतलब वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं है और मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है, तो इस तरह से ये ग्रह का जो फलादेश किया जाएगा वो मेष राशि बनाकर किया जाएगा, या जो भी जन्म राशि है, चंद्र राशि है, उसके अनुसार रोटेट करके बनाया जाएगा इस योग को। तो इसलिए मैटर नहीं करता कि लगन कुंडली में चंद्रमा कहां बैठा है। ठीक है, चंद्रमा से आगे या पीछे कोई ग्रह नहीं है तो इस दोष का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको किसी कुंडली पर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मान लो सिंह लगन की कुंडली है, सिंह राशि की कुंडली है, मान लो चंद्रमा यहां बैठा है, अब यहां पर कोई ग्रह नहीं है, यहां पर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन दूसरी जगह ग्रह बैठे हैं, तो क्या हर राशि के लिए इस केमद्रुम दोष का फल एक ही होगा? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की, अगर हम मकर ले लें, या हम मीन ले लें, या हम मेष ले लें, तो केमद्रुम दोष अगर सभी राशियों मतलब अगर हम 4-5 राशियों को कंपेयर करें तो सभी को एक जैसा फल देगा तो नहीं। अब ये निर्भर हो जाएगा कुंडली में कि इस भाव को, दूसरे भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं, 12वें भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं। कोई भी ग्रह नहीं देख रहे तो ये दोष ज्यादा निगेटिव हो गया। कोई ग्रह देख रहा है तो ये इतना नेगेटिव नहीं है, वो कहीं ना कहीं फिल कर रहे हैं। चंद्रमा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे कुछ तो संकेत मिल रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग कुंडलियों पर इसका अलग अलग प्रभाव हो जाएगा। फिर ये भी निर्भर करता है कि इसका स्वामी ग्रह कहां बैठा है दूसरे भाव का, या 12वें भाव का स्वामी ग्रह कहां बैठा है, वो अपने भाव से क्या संबंध बना रहे हैं। तो उस तरह से हम कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह योग समझ नहीं आया तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि क्या समझ में नहीं आया, या आप और क्या जानना चाहते हैं, किन योगों के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें, लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।